आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम डेरिवेशन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। डायरेक्ट जो सॉल्यूशन जो होता है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो सॉल्यूशन होता है, या आप बोल सकते हैं जो वेव फंक्शन जो होता है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर इसको 1D में देखेंगे, 2D में देखेंगे और फिर हम 3D में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम 2D और 3D में डिजेरेसी भी देखेंगे कि डिजेरेसी जो है 2D में और 3D में कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डिजेरेसी से पूछे जाते हैं, वेव फंक्शन से पूछे जाते हैं और इसकी एनर्जी से पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब में जो लेक्चर जो है आज का हमारा वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। तो आप लोग जो है डेरिवेशन पे मत जाइएगा। अगर जो सेट की तैयारी कर रहे हैं वो डेरिवेशन पे बिल्कुल ना जाएं। केवल और केवल वेव फंक्शन कैसे लिखा जाता है, इसका एनर्जी कैसे लिखा जाता है और डिजेरेसी इसकी कितनी होगी, केवल इस पे ही आप कंसंट्रेशन करेंगे। ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो जैसे मैं वेरियस एग्जाम की अगर मैं बात करूं, जैसे सीएसआईआर नेट हो गया, आपका गेट हो गया, सेट हो गया, जेस्ट हो गया, टीएफआर हो गया, इन सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक नहीं दो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। थोड़ा सा एस्पेक्ट जो हम क्लासिकल मैकेनिक्स का भी देखेंगे इसमें कि क्लासिकल रिजल्ट क्या कहता था और क्वांटम जो है रिजल्ट जो है वो क्या कहता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो जैसे मैं किसी हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं, जैसा कि कोई झूला है ना, या कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी अगर मिड पॉइंट के अबाउट दोनों ओर कुछ इस प्रकार से अगर मोशन कर रहा है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, है ना, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। इस मिड पॉइंट के अबाउट अगर मोशन कर रहा है तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन कहते हैं। जैसे झूला हो गया आपका, तो झूला जो है कुछ इस प्रकार से चलता है आपका, ये ऐसा। ठीक है, झूला तो झूले होंगे सभी लोग। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो क्लासिकल रिजल्ट क्या कहता है कि इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, इस झूले की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी इस पॉइंट में, है ना, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहाँ इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो अधिक होगी। क्यों होगी? यहाँ पे जो वेलोसिटी जो है ना, ये जो एंड पॉइंट है वहां पे जो वेलोसिटी है वो जीरो है। वेलोसिटी जीरो है तो मूव नहीं कर रहा है, तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो? टिक कर सकते हो। तो ये कुछ इस प्रकार से ये आपका ये एंड पॉइंट हो गया, या इसी को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, और ये कुछ इस प्रकार से इधर का एक्सट्रीम पॉइंट हो गया। तो इन दो एक्सट्रीम पॉइंट पे आपको पार्टिकल की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ये बोलता है क्लासिकल रिजल्ट। बट क्वांटम रिजल्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है उसको चलिए हम देखते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके वेव फंक्शन से। ठीक है, तो वेव फंक्शन साइन n जो होता है ये इसका होता है अल्फा टू द पावर n अपॉन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अंडर पाई टू द पावर 1/2 to the power 1/2, then e to the power minus alpha square x square upon 2 और h n alpha x। ठीक है, जहां पे ये जो h n alpha x है ये है आपका हर्माइट पॉलिनोमियल। ये क्या है? आपका हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आपका हर्माइट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, क्या यहाँ तक ठीक है? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसको मैं अगर ग्राउंड स्टेट के लिए अगर लिखना चाहूँ, है ना, इसको आप याद रखेंगे किसी भी सिचुएशन में, इसको जो है आप जो है याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। तो इसको हम ग्राउंड स्टेट में क्या करेंगे? यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट स्टार्ट होता है वो n = 0 से स्टार्ट होता है। हम एनर्जी में देखेंगे कि इसमें जो एनर्जी जो होता है En होता है n + ½ h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, डेरिवेशन जब करेंगे तो आप वहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा है क्योंकि आप सेट के प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सेट के प्रिपरेशन में डायरेक्ट डेरिवेशन तो चले नहीं, है ना, तो आपको डायरेक्ट जो है इसका एनर्जी का जो वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए एनर्जी का भी वैल्यू लिख देते हैं। ये तो हो गया आपका वेव फंक्शन। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो है n कितना हो जाएगा? n + ½ h क्रॉस ओमेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा। ये कंप्लीट आपका क्या हो गया? एनर्जी हो गया। अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा? n = 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में क्या हो जाएगा आपका? n = 0 हो जाएगा। तो n = 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये साइन
0 अल्फा x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा आपका 2 टू पावर 0 0 का फैक्टोरियल हो जाएगा अंडर रूट पाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 e टू द पावर अल्फा x स्क्वायर और अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा h 0 अल्फा x हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। अब ये जो हार्माइट पॉलिनोमियल है ठीक है ये हार्माइट पॉलिनोमियल में इसका वैल्यू मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में लेक्चर में है देख लीजिएगा। तो ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है तो 1 के बराबर होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनली अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 0 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा अंडर रूट पाई और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ और e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका साइन 0 अल्फा x हो गया। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा ये वेव फंक्शन है आपका ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है ना ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। अब अगर मैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर मैं बात करूं ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो जाएगा आपका दैट इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना हो जाएगा देखिए ये क्या था आपका दैट इज E0 कितना हो जाएगा n प्लस आपका तो 0 प्लस क्या हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया आपका h क्रॉस ओमेगा आ गया तो ये क्या हो गया आपका E0 हो गया। यहां तक क्लियर है क्या यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं ठीक है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितना हो जाएगा आपका n = 1 हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n = 1 होगा तो n = 1 में क्या हो जाएगा आपका that is sin 1 alpha x that is equals to alpha upon 2 the power n factorial n मतलब 1 का फैक्टोरियल और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट पाई और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ और e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा h1 अल्फा x कितना हो जाएगा आपका h1 अल्फा x। यहां तक क्लियर है क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें अब ये क्या हो जाएगा आपका n = 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन दैट इज 2 और ये हो जाएगा 1 और अंडर रूट पाई और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा h1 अल्फा x जो है ये क्या हो जाएगा आपका h1 अल्फा x जो है यहां पे ये 2 अल्फा x के बराबर होगा कितने के बराबर होगा दैट इज 2 अल्फा x के बराबर होता है। तो फाइनली अगर मैं लिखना चाहूं या इसी को फाइनली मान लो तो ये कितना हो जाएगा आपका sin 1 अल्फा x जो है ये कुछ इस प्रकार से इतने के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अभी अगर इसमें मैं ठीक है तो मेनली आपको क्या याद रखना है इसको याद रखना है जो स्टार्टिंग में लिखे थे ये वाला जो है ठीक है ये वाला जो है आपको याद रखना है ये वाला ठीक है ये वाला वेव फंक्शन आपको क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। और जैसे ही आपको अगर ये याद है तो आप क्या कर सकते हो आप 1D के लिए आप 2D के लिए आप 3D के लिए सभी के लिए क्या कर सकते हो वेव फंक्शन लिख सकते हो और डिफरेंट स्टेट्स के लिए भी लिख सकते हो चाहे वो ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं या फर्स्ट स्टैटिक स्टेट की बात करूं या सेकंड स्टैटिक स्टेट की बात करूं इन सारों के लिए आप क्या कर सकते हो वेव फंक्शन और एनर्जी जो है इजीली लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो ये तो हो गया आपका क्या वेव फंक्शन ठीक है। वेव फंक्शन के बाद इसमें अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा आपका दैट इज E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका दैट इज n कितना हो जाएगा यहाँ पे n तो आपका 1 हो गया तो 1 प्लस कितना हो जाएगा हाफ h क्रॉस ओमेगा तो कितना हो जाएगा ये 3/2 h क्रॉस ओमेगा ठीक है 3/2 h क्रॉस ओमेगा ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/2 h क्रॉस ओमेगा आपका एनर्जी हो जाएगा। क्लियर है क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही है ठीक ओके। अब इसको मैं सेकंड स्टैटिक स्टेट के लिए लिख दूं क्या चलिए एक और लिख लेते हैं केवल एक बस और लिखेंगे उसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे। चलिए अब देखते हैं n इक्वल टू कितने के लिए 2 के लिए तो ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज sin 2 अल्फा x दैट इज इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 2 की पावर 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 हो जाएगा और ये अंडर रूट पाई हो जाएगा और ये पावर हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका h2 अल्फा x हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका h2 अल्फा x हो जाएगा। ये h2 अल्फा x का जो वैल्यू होता है ये होता है आपका 4x स्क्वायर माइनस 2 ये कुछ इस प्रकार से होता है ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा 4 into 2 कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट कितना हो जाएगा पाई और ये पावर हाफ e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से। तो दिस साइड 2 अल्फा x दैट इज इक्वल्स टू दिस
क्लियर है क्या? ये क्या हो गया, सेकंड स्टैटिक स्टेट हो गया। अब इसमें अगर मैं E2 की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, दैट इज 2 प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है, एस क्रॉस ओमेगा। तो फाइनली कितना बन गया, ये 5/2 एस क्रॉस ओमेगा कितना बन गया, दैट इज 5/2 एस क्रॉस ओमेगा। ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, इन सब के वेव फंक्शन मिल जाएंगे और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा आपको, इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जीज हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है आपका, ठीक है, कौन सा टर्म आया है आपका, एक कांस्टेंट हम लिए हैं, दैट इज नथिंग बट योर अल्फा, है ना, क्या लिए हैं हम, अल्फा लिए हैं। देन दिस अल्फा इक्वल्स टू क्या है आपका, ठीक है, ये अल्फा जो है ये हम लेते हैं, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू m ओमेगा अंडर रूट m ओमेगा अपॉन h क्रॉस। ये आप याद रखिएगा, ये जो अल्फा जो है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये जो अल्फा है ना, ये कुछ अलग फॉर्म में भी दिख सकता है। जैसे देखिए अल्फा स्क्वायर में क्या करूंगा, दैट इज m ओमेगा अपॉन h क्रॉस करूंगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर माइनस m ओमेगा x स्क्वायर अपॉन h क्रॉस 2h क्रॉस, ठीक है, ऐसा भी दिखेगा आपको, ठीक है। कुछ वेव फंक्शन में कैसे दिखेगा आपको, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रख देंगे और ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा भाई, ठीक है, अल्फा का वैल्यू रख देंगे तो वेव फंक्शन जो है वो जो आपका चेंज हो जाएगा, ये जो है थोड़ा अलग दिखेगा, तो वहां पे अल्फा का वैल्यू रख के इस वेव फंक्शन को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, नेचर वही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो चलिए अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसमें जो एनर्जी लेवल्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो पार्टिकल कुछ इस प्रकार से, ये ऐसी तो मोशन होता है उसका, राइट, ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है ना, ग्राउंड स्टेट जो एनर्जी जो है वो कितना था, दैट इज हाफ h क्रॉस ओमेगा, है ना, ये कितना था, E0 जो है कितना था, दैट इज हाफ h क्रॉस ओमेगा, और E1 कितना था आपका, दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा, एंड E2 कितना था आपका, दैट इज 5/2 h क्रॉस ओमेगा, 5/2 कितना h क्रॉस ओमेगा। ये कुछ प्रकार से ये क्या थे आपके एनर्जीज से, दैट इज n इक्वल टू 0, n इक्वल टू कितना 1, n इक्वल टू 2, तो ठीक है। क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो n की जो वैल्यूज है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। जैसे हम पोटेंशियल बॉक्स देखे थे एग्जांपल, तो पोटेंशियल एग्जांपल में पोटेंशियल बॉक्स में क्या था आपका, जो n था वो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होना था, ठीक है, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, n इक्वल टू आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों में डिफरेंस जो है आप याद रखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसके वेव फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो वेव फंक्शन जो है, ठीक है, इसका जो वेव फंक्शन है कैसा आ रहा था आपका, दैट इज गॉसियन वेव फंक्शन, ठीक है, दैट इज गॉसियन वेव फंक्शन। तो इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे बनेगा आपका, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। चलिए अब देखते हैं n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 के लिए क्या था आपका, देखिए इसमें क्या आ रहा था आपका 2 अल्फा x आ रहा था, और इस वाले में कितना था 4 अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2, ये कुछ इस प्रकार से आपका आ रहा था। तो जैसे मैं इसमें देखूं, है ना, तो इसमें तो केवल कुछ नहीं था, e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 था, है ना, जो इसमें भी था, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और यहाँ पे भी था माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से था आपका, राइट। ये कुछ इस प्रकार से था आपका, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 0 के लिए इवन मिल रहा था, तो ये इवन हो गया। n इक्वल टू 1 के लिए क्या मिल रहा था, ये ऑड है, ऑड है कैसे, क्योंकि यहाँ पे x आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो है कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से, तो इसका कैसे बन जाएगा, देखिए अगर मैं पॉजिटिव साइड अगर लूं तो x आ रहा है आपका, तो ये पहले जो है अलजेब्रिक टर्म क्या रहेगा, डोमिनेट रहेगा, फिर क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हाफ साइकिल में x जो है क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, बनेगा, ठीक है क्या। तो ये तो आपके क्या हो गया, आपके फर्स्ट राइट स्टेट और आपका कौन सा ग्राउंड स्टेट का क्या हो जाएगा, आपका वेव फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये कौन सा वाला पार्ट है आपका, थोड़ा ऊपर में ड्रॉ करना है, चलिए देखते हैं दूसरे कलर्स में अपन ड्रॉ कर देते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें जो सेकंड वाला जो है देखिए 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, तो ये आपका कौन सा पॉइंट है आपका? दैट इज नथिंग बट योर x इक्वल टू 0, दिस इज नथिंग बट योर x इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 करूंगा तो ये -2 आएगा आपका, x इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो ये पॉइंट 0 हो जाएगा आपका, और क्या बचेगा आपका e टू द पावर माइनस, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको वीडियो में? ओके रुकिएगा, शार्पनेस थोड़ा कम किया है। फोकस है, बेटर। चलिए दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये -2 बचेगा, मतलब नीचे तरफ आएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर में बनेगा, है ना, x स्क्वायर में बनेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा। देखिए e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर क्या ऐसा लग रहा था, ठीक है, तो ये माइनस आ जाएगा, -2 e टू द पावर अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका, ये ऐसा, फिर ये ऊपर जाके फिर इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या दे रहा है आपका, ये इस वाले पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। इस ग्राफ को बताने का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जैसे आपको ये कुछ इस प्रकार से आपको दे देगा, ठीक है, ये कैसे दे देगा आपको, ये सारी चीजें क्लियर है क्या? ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले तो इसका कंक्लूजन पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या कर रहा है। तो पहला कंक्लूजन ये नहीं कर रहा है कि इन दोनों लेवल्स के बीच, है ना, इन दोनों लेवल्स के बीच और इन दोनों लेवल्स के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस है, दैट इज h क्रॉस ओमेगा। कितने का डिफरेंस है, दैट इज h क्रॉस ओमेगा। कितने का डिफरेंस है आपका, h क्रॉस ओमेगा का, यहाँ पे भी h क्रॉस ओमेगा का। तो आप ये बोल सकते हैं इसमें जो एनर्जी जो होता है ना, एनर्जी लाइंस जो होती हैं वो इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वली स्पेस्ड होती हैं। इसका मतलब क्या होगा आपका कि इन दोनों लेवल्स, एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी है वो क्या है आपका, बराबर बराबर है, दैट इज h क्रॉस ओमेगा एंड दैट इज आल्सो h क्रॉस ओमेगा। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है। और दूसरा ये हो रहा है कि n इक्वल टू 0 के लिए, है ना, n इक्वल टू 0 अगर मैं 0 की बात करूं तो ये क्या दे रहा है आपका, दैट इज इवन फंक्शन, और ऑड वैल्यूज के लिए, या बोल सकते हैं इसी को इवन वैल्यूज के लिए ये जो फंक्शन जो मिलता है इसमें 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, वो क्या मिलता है आपका, इवन मिलता है, और ऑड के लिए, ऑड नंबर ऑफ n के लिए क्या मिलता है, ऑड मिलता है। ठीक है, चलिए इसमें नोट लिख लेते हैं। ठीक है, तो नोट क्या है आपका, नोट नंबर 1 है कि एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड, एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, वेव फंक्शन इज, वेव फंक्शन इज क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन इज इवन फॉर इवन वैल्यूज ऑफ n, इवन वैल्यूज ऑफ n, एंड odd for odd values of n, odd values of n। क्लियर है क्या? इवन होता है इवन वैल्यूज ऑफ n के लिए, और क्या होता है आपका, ऑड होता है ऑड वैल्यूज ऑफ n के लिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, अब एक चीज मैं और यहाँ पे डिस्कस कर रहा था कि ये सब बताने का, एनर्जी डायग्राम यहाँ पे बताने का या इस प्रकार से ड्रॉ करने का, मैं केवल एनर्जी डायग्राम बता देता कि भाई इसका h क्रॉस ओमेगा है, इन दोनों के बीच भी h क्रॉस ओमेगा इक्वली स्पेस्ड होता है, बट मैं इसको भी ड्रॉ किया हूं। उसका ड्रॉ करने का रीजन ये है कि आपको पूछ देगा, कैसे पूछेगा, ये कुछ इस प्रकार से बोल देगा, ये ऐसा कैसा कर दिया, तो इसके लिए एनर्जी जो है कितना होगा, आपको En पूछ देगा, En कितना होगा इसके लिए करके। ठीक है, तो ऐसा कब ड्रॉ होता है, ऐसा कब ड्रॉ होता है, ये कुछ इस प्रकार से रहता है, तब ड्रॉ होता है। देखिए यहाँ पे वहां उसके लिए क्या हो जाता है, n = 1 हो जाता है। ठीक है ना, कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से अगर स्टार्ट हो रहा है मतलब वो फर्स्ट स्टैटिक स्टेट की क्या कर रहा है, बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट स्टैटिक स्टेट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट स्टैटिक स्टेट की बात कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज
n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और इसमें क्या ले लेंगे हम n इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन जो दिया हुआ है ये क्या है आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टेट वाला है। कौन सा है आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टेट वाला है। ओके, तो ये n इक्वल टू 1 में कितना हो जाएगा आपका, दैट इज e1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2 h क्रॉस ओमेगा। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका 3/2 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें क्लासिकल वर्सेस क्वांटम जो रिजल्ट आए है ना, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम एक्सप्लेनेशन। तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए अब मैं क्लासिकल की अगर मैं बात करूं, जो सपोज मैं जैसे स्विंग की बात कर रहा था, तो कुछ इस प्रकार से ये आपका सपोज अगर एंड पॉइंट हो गया, ये कुछ इस प्रकार से एंड पॉइंट हो गया, तो पार्टिकल जो है या स्विंग जो है क्या कर रहा है, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे मोशन कर रहा है, यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो पहले ये इनिशियली आपका x इक्वल टू 0 पे था, उसके बाद उसको क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया, ठीक है। ये आपका एंड पॉइंट हो गया, दैट इज प्लस a दैट इज माइनस a, तो उसको क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया। डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को उसको लाके ऐसे छोड़ देंगे क्योंकि ये इधर जाएगा, यहाँ पे उसका जो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, ठीक वैसे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपका 0 हो गया है तो वहां पे जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कितनी होगी, 0 होगी। 0 हो गई तो उसको वहां पे पकड़ने की या उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ये क्या कहता है आपका क्लासिकल रिजल्ट है, ठीक है, कि एंड पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स में यहाँ पे और यहाँ पे इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, और इसके मिड पॉइंट में जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे कम होगी, ठीक है। ये कौन कहता है आपका क्लासिकल जो रिजल्ट्स हैं या एक्सप्लेनेशन जो है वो ये कहता है, ठीक है। लेकिन क्वांटम क्या कहता है उसको देखिए, ठीक है। क्वांटम का जो हम ग्राफ ड्रॉ किए थे वो किस प्रकार से बना था, ये एक्चुअली सेंटर पे बनेगा, सेंटर पे बनेगा ये ऐसा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ये क्या था आपका e टू पावर माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 था, ये कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, ठीक है, तब वो ये आपका क्या होगा, एंड पॉइंट हो गया, तब ये आपका एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये आपका एंड पॉइंट होगा, दिस इज सपोज माइनस a, दिस इज प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आपका x इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट में यहाँ पे देखिए क्लासिकल रिजल्ट क्या क्या बोलता है कि मिड पॉइंट में उसके पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है, मिड पॉइंट में उसके पाई जाने की प्रोबेबिलिटी जो है सबसे कम है। बट क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है आपका, इस मिड पॉइंट में उसके पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या सबसे ज्यादा है, और ये फिर धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, इधर भी कम होते जाएगा और आपके इधर भी कम होते जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं इसमें, तो पहले तो ये डायरेक्ट आपका डिफरेंस आपको दिख रहा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जैसे मैं एक्सट्रीम पॉइंट में अगर बात करूं, है ना, इस एक्सट्रीम पॉइंट पे ये मिल गया, उसके बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है क्या इसमें, क्लासिकल में उसके बाहर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। मिलेगा क्या इधर तो ग्राविट्रॉन नहीं हो रहा है, तो कहां से मिलेगा, राइट। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो देखिए ये कुछ इस प्रकार से आप यहां तक उसको ड्रॉ कर दो, ऐसा ये यहां तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बियॉन्ड द लिमिट, इसके बियॉन्ड द लिमिट भी पाए जाने की प्रॉब्लम जो है क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। ये ब्यूटी है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का कि इसके बाहर भी आपके पाए जाने की इसमें क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ओके, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। 2D और 3D की हम बात कर लेते हैं पहले, इसके बाद इसमें और आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इसमें लिख लेते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल at x equals to 0 is maximum, क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि सपोज मैं n की वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, n की वैल्यू को क्या कर दिया, मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, तो कैसे बनेगा,
कैसे ड्रॉ होगा देखिए, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे गया, ये नीचे आएगा, ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा ना, ये ऐसा, और ये सपोज लिमिट तक पहुंच गया। और इधर का भी देख लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से, राइट। तो आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर से पता चल रहा है ये आपका ग्राउंड लिमिट है, ठीक। ओके, तो ये जो है एक दूसरे को कैंसिल कर दें, एक प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस से आ रहा है, एक बार प्लस में आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं देखूं, है ना, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n देखूंगा तो ये क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से आपका वेव फंक्शन बनेगा, दिस इज साइन वर्सेस x, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो है ये एक बार प्लस में, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे कैंसिल करते करते जाएगा, उसके बाद लास्ट बस बचेगा, और इधर भी आपका क्या बचेगा, लास्ट का बस बचेगा, ठीक है। ये वाला बच गया और ये वाला बच गया, क्लियर है क्या, ये दोनों बच गए। इसका मतलब क्या है कि इसके एंड पॉइंट्स में यहाँ पे और यहाँ पे उसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे को ऐसे कैंसिल करते जा रहा है, ठीक है। तो n इक्वल टू अगर मैं टेंड्स टू अगर इंफिनिटी कर दूं, इसका मतलब क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन क्वांटम मैकेनिक्स में n की वैल्यू को अगर मैं बहुत ज्यादा अगर बढ़ा दिया, n की वैल्यूज को मैं अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि n इक्वल टू अगर इंफिनिटी अगर ले लो, n इक्वल टू टेंड्स टू इंफिनिटी अगर ले लो, तो इसके जो प्रोबेबिलिटी जो है उसके एंड पॉइंट्स में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है जो है वो मैक्सिमम होगी, उसके एंड पॉइंट में पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कह रहा हूं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी इसमें चेंज हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर है क्या। चलिए आगे देखते हैं इसमें, चलिए 2D की बात करते हैं। 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर किएगा। चलिए 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो कैसे होगा, चलिए इसके लिए डायरेक्ट हम क्या लेते हैं, वेव फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज वेव फंक्शन, ठीक है। तो वेव फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, साइन n जो ले रहे थे, है ना, साइन n। अच्छा मैं इसमें इसका जो पोटेंशियल जो होता है वो छूट गया था क्या इसमें, दिस इज योर पोटेंशियल, दिस इज नथिंग बट योर पोटेंशियल, ये कुछ इस प्रकार से बनता है आपका पोटेंशियल जो है ना। और पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, इसका वैल्यू जो है स्टार्टिंग में आप लोग जो है लिख लीजिएगा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में, यहाँ पे लिख लीजिएगा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में लिख लीजिएगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल जो होता है ना, इसका जो पोटेंशियल जो होता है दैट इज Vx कितना होता है आपका, हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ये होता है आपका। और इसका ग्राफ जो है कैसे बनता है आपका, ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ऐसा अगर मान लो तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, उसका ग्राफ होता है, दैट इज Vx वर्सेस x, दैट इज नथिंग बट योर Vx वर्सेस x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे x जो है स्क्वायर है, तो x स्क्वायर, तो ये कुछ इस प्रकार से क्या बन जाएगा, आपका पैराबोला बन जाएगा, क्लियर है क्या, ठीक। चलिए देखते हैं। तो अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में जो पोटेंशियल जो होगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका Vx दोनों पे डिपेंड करेगा, और ये कितना हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और क्या हो जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली हाफ m ओमेगा स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो sin n की अगर मैं बात करूं दैट इज x y दोनों पे डिपेंड करेगा, x और y दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका
तो ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट पाई, और ये कितना हो जाएगा पावर हाफ, एक के लिए और आएगा पावर हाफ, तो दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, तो इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूं, ठीक है। तो e टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2, और e टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2, और ये कितना हो जाएगा hn अल्फा x, और क्या हो जाएगा hn अल्फा y, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे उतना मतलब नहीं है आपको, ठीक है, इससे आपको मतलब नहीं है, ठीक है। इसके फंक्शन को आपको और याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल और केवल आप एनर्जी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वही से पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज nx हाफ h क्रॉस ओमेगा, एक के लिए हो गया, और ये क्या हो जाएगा ny क्या हो जाएगा आपका hnx लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी आप दोनों को डिफरेंट लेके इसको अलग अलग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ny हाफ h क्रॉस ओमेगा, ठीक है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका nx प्लस ny, और दोनों को ऐड करने के लिए कितना हो जाएगा 1, और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा। तो एनर्जी आपको En मिल गया कितना, दैट इज इक्वल्स टू nx प्लस ny प्लस 1 h क्रॉस ओमेगा। ये क्या हो जाएगा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या हो जाएगा 2D में आपका एनर्जी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है, nx प्लस ny प्लस 1 और h क्रॉस ओमेगा। अब इसमें डीजेनरेसी की बात आएगी, ठीक है। तो डीजेनरेसी क्या होगा इसका, चलिए देखते हैं। जो कैलकुलेशन करते थे उस टाइप का कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका सिंगल नंबर हो गया, ठीक है। nx आप ny ले लिए, और साथ ही साथ आप यहां पे क्या ले लेंगे, एनर्जी ले लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा एनर्जी जो है दैट इज nx प्लस ny प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा। और यहां पे हम बात करेंगे किसकी, डीजेनरेसी की, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या हो जाएगा फाइनली। ये नंबर 1 यहां पे दोनों कहां से स्टार्ट होता है, 0 0 से स्टार्ट होता है आपका, 0 0 से स्टार्ट होता है ना दोनों में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 0, तो 0 0 रखेंगे तो e0 कितना मिल जाएगा आपको, देखिए क्या मिल जाएगा, n = 0 1 0, ये कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। सेकंड की बात करूं तो क्या ले सकता हूं, 1 0 ले सकता हूं, ठीक है। और क्या ले सकता हूं, 0 1 भी ले सकता हूं, 1 0 और 0 1 दो डीजेनरेसी होगी इसकी, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, दैट इज 2h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। इस वाले में नॉन डीजेनरेट हो जाएगा ये, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका नॉन डीजेनरेट हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एनर्जी लिखते हैं तो आपका ग्राउंड स्टेट जो होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, नॉन डीजेनरेट होगा। ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नॉन डीजेनरेट। पोटेंशियल में भी हमने देखे थे 1D को आपका पूरा सारा क्या था आपका नॉन डीजेनरेट था। जब 2D की बात की, 2D पोटेंशियल बॉक्स की, तो 2D पोटेंशियल बॉक्स में भी आपका डीजेनरेसी जो है क्या आ रहा था, नॉन डीजेनरेट आ रहा था आपका, जो है इक्वल टू हम 1 ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका नॉन डीजेनरेट हो जाएगा, जो ग्राउंड स्टेट जो है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेडी स्टेट जो क्या हो जाएगा आपका, डीजेनरेसी कितनी हो गई इसकी, 2 हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या ले लेंगे हम, दोनों को 1 1 ले लेते हैं, दोनों को क्या ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, एनर्जी जो है कितना आ जाएगा आपका, दैट इज कितना आ जाएगा 3h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब चलिए देखिए, केवल यही बस पॉसिबिलिटी है क्या, और भी पॉसिबिलिटीज है, कैसे जाना है ना। देखिए इधर 2 0 भी ले सकते हैं हम, और 0 भी ले सकते हैं, तो भी एनर्जी कितनी आएगी। तो इसकी डीजेनरेसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो पहले का 1 था, उसके बाद 2, उसके बाद 3। तो इसका ओवरऑल याद रखने के लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, उस फार्मूले को आप डायरेक्ट याद रखिएगा। तो G = है ना, यहाँ पे डीजेनरेसी जो मैं ले रहा हूं, दिस इज द टिप योर डीजेनरेसी। डीजेनरेसी की अगर मैं बात करूं, डीजेनरेसी, ठीक है। तो डीजेनरेसी जो है वो कितना हो जाएगा इस कंडीशन में, दैट इज G = n+1। n की वैल्यू को आप क्या करते जाओगे, 1 बढ़ा दोगे। जैसे मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो ग्राउंड स्टेट का इक्वल कितना होता है आपका, 0 होता है। तो 0 होता है तो G = कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका नॉन डीजेनरेट स्टेट हो जाएगा, ठीक है। एकदम नॉन डीजेनरेट स्टेट हो गया। और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा आपका, n = क्या रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। n = 1 रखेंगे तो G = कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर n = जब 3 रखेंगे, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो है देखिए,
ये 1 के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए क्या था आपका 1 था, फिर नेक्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 1 के लिए जब n इक्वल टू यहां पे कितना लेते हैं n इक्वल टू है ना, जैसे नॉर्मली अगर मैं ग्राउंड स्टेट की अगर बात करूं 1D की अगर मैं बात करूं तो 1D में क्या होता है ग्राउंड स्टेट आपका इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट स्टेडी स्टेट कितना होता है 2 होता है, सॉरी ग्राउंड स्टेट 0 होता है और ये कितना होता है 1 होता है, सेकेंड स्टेडी स्टेट कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है क्या करते जाओगे n इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसा रखते जाओगे तो उसका डिजेरेसी करस्पॉन्डिंग डिजेरेसी जो है क्या मिलती जाएगी आपको मिलती जाएगी। जैसे मैं इसमें बोलूं कि इसका फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना होगा, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी कितना होगा ये अगर मैं पूछूं तो क्या करोगे आप, फिफ्थ एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आता है तो फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए कितना हो जाएगा n इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो n इक्वल टू ये क्या कितना के लिए निकाल रहा हूं मैं, दैट इज नथिंग बट योर n इक्वल टू 5, दैट इज नथिंग बट योर n इक्वल टू 5 फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट है तो क्या हो जाएगा n इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 5 के लिए डिजेरेसी जो है कितना हो जाएगा यहां पे क्या रख दोगे 5 प्लस 1 रख दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ये आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आपको और कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है यहां पर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो 3D हार्मोनिक ऑसिलेटर की अगर मैं बात करूं तो जो पोटेंशियल जो होगा दैट इज v x y z तीनों का फंक्शन होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर z स्क्वायर, तो ये फाइनली मिलेगा आपको हाफ m ओमेगा स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है क्या। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें जो वेव फंक्शन मैं लिखूंगा वेव फंक्शन, ठीक है, तो वेव फंक्शन जब मैं लिखूंगा तो दैट इज sin n दैट इज योर अल्फा x अल्फा y सभी रहेंगे इसमें, अल्फा z इन सब का फंक्शन है, तो फाइनली 2 अपॉन सॉरी अल्फा अपॉन 2 टू द पावर n यहां पे मैं देखिए अब यहाँ पे x के लिए मैं अलग लिख सकता हूँ, y के लिए भी अलग से लिख सकता हूँ, z के लिए भी अलग लिख सकता हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सब के लिए n जो है क्या है इक्वल है, तो इक्वल है तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल n और अंडर रूट पाई, और ये सब 3 बार आएगा तो कितना हो जाएगा पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है क्या। और मैं e की पावर की अगर मैं बात करूँ तो e की पावर अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 और e की पावर माइनस अल्फा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 और e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर z स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसके साथ ही आपका h n अल्फा x h n अल्फा y और क्या हो जाएगा h n अल्फा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे इसका वेव फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। वेव फंक्शन आपने लिख लिया, इसके बाद वेव फंक्शन से आपको कोई लेना देना नहीं है, उसको आप साइड रखना, वेव फंक्शन को आप जो है साइड रखना, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे। तो चलिए एनर्जी हम देख लेते हैं डायरेक्ट जो है, ठीक है, तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपका दैट इज E n इक्वल टू कितना हो जाएगा nx प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका दैट इज नथिंग बट ny प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका nz प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा, ये कुछ इस प्रकार से इसका एनर्जी हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा nx प्लस ny प्लस nz, और ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज प्लस nz प्लस और ये कितना हो जाएगा 1/2 दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा En का वैल्यू हो जाएगा, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 और क्या हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या, सारी चीजें एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, अब इसमें जो एनर्जी होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे 0 0 0 से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेट के लिए 1 0 0 कर देंगे और सेकंड के लिए फिर से क्या हो जाएगा आपका देखते हैं कैसा आता है, ठीक है। चलिए तो एनर्जी चलिए लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे क्या लिखते हैं दैट इज nx ny nz दोनों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे कितना हो जाता है आपका En इक्वल टू कितना हो जाता है nx प्लस ny प्लस nz प्लस 3/2 और ये कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस ओमेगा, और ये फाइनली हम क्या लिख देते हैं डिजनरेसी लिख देते हैं, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसा होगा आपका जैसे सीरियल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 वाले लोगे,
ये क्या कहलाएगा आपका ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी का जो वैल्यू है दैट इज 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा। कितना हो जाएगा आपका 3/2 h क्रॉस ओमेगा, और डिजेनरेसी भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये नॉन डिजेनरेट स्टेट कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट स्टैटिक स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टैटिक स्टेट हो जाएगा। और यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 0 0, या दूसरा क्या हो सकता है आपका 0 1 0 हो सकता है, या तीसरा क्या हो सकता है आपका 0 0 1 हो सकता है। तीनों में से कोई सा भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो आपका जो E1 जो है, E1 कितना मिल जाएगा आपका 1 रखोगे कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर 5/2 h क्रॉस ओमेगा, 5/2 h क्रॉस ओमेगा। और इसकी डिजेनरेसी कितनी है आपकी 3 है। कितनी है 3 है। क्लियर है क्या? चलिए अच्छा, इसमें 2D बॉक्स में एक चीज छूट गया था, ये बताना छूट गया था। देखिए इसमें जो एनर्जी स्पेसिंग होती है, ये जो एनर्जी स्पेसिंग जो है ना, दैट इज h क्रॉस ओमेगा, उसके बाद 2h क्रॉस ओमेगा और उसके बाद 3h क्रॉस ओमेगा। तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में ग्राउंड स्टेट कुछ भी हो, जो एनर्जी स्पेसिंग जो होती है, एनर्जी स्पेसिंग जो होती है वो इक्वल ही होती है। चाहे आप 1D की बात करो, चाहे आप 2D की बात करो, चाहे आप 3D की बात करो, सब के लिए जो है वो क्या होगा, एनर्जी जो है, एनर्जी स्पेसिंग जो है वो h क्रॉस ओमेगा ही होगा। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, दैट इज h क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पे कितना आ रहा है आपका h क्रॉस ओमेगा आ रहा है। तो सब के लिए जो एनर्जी स्पेसिंग है वो कितनी होगी, h क्रॉस ओमेगा ही होगी। यहाँ पे भी देखिए उतना ही आ रहा है आपका, दैट इज h क्रॉस ओमेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, h क्रॉस ओमेगा ही तो है। ठीक है, चलिए नंबर 3 देखते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे हम 1 1 ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और क्या कर देंगे हम 0 1 1 ले लेंगे, और क्या कर देंगे हम 1 1 1 0 1 ले लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 1 0 1 ले लेते हैं। तो इसके लिए एनर्जी कितना आएगा आपका, दैट इज 2 कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 2 इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 7/2 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या इसमें, तो फिर इसका डिजेनरेसी उतना ही मिलेगा। ठीक है, इसमें और पॉसिबिलिटीज है। और क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें, मैं 2 रख सकता हूं, 2 0 0 करके भी रख सकता हूं, या 0 2 0 भी रख सकता हूं, या 0 0 क्या कर सकता हूं 2 भी रख सकता हूं, ये कुछ इस प्रकार से। तो ये जो है आपका E0 ये आपका एनर्जी जो उतना ही मिलेगा इसमें, है ना। E2 जो है कितना मिल जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट योर 7/2 h क्रॉस ओमेगा। कितना मिलेगा 7/2 h क्रॉस ओमेगा। और आप देखेंगे एनर्जी स्पेसिंग है फिर से कितना हो गया आपका h क्रॉस ओमेगा का ही हो जाएगा। तो चाहे कुछ भी हो, एनर्जी जो है आपका फर्स्ट स्टैटिक स्टेट, सेकंड स्टैटिक स्टेट और ग्राउंड स्टेट, है ना, इन सब में जो एनर्जी स्पेसिंग जो होती है वो कितनी की होती है आपके h क्रॉस ओमेगा की होती है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे इसका डिजेनरेसी कितना हो जाएगा, इसका डिजेनरेसी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब अगर बाकी का फिर निकालूंगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा जाने वाला है। इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, है ना। ये आता है आपका फार्मूला। ठीक है, फार्मूला देख लेते हैं। इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला फॉर डिजेनरेसी। ठीक है, तो डिजेनरेसी इसकी जो होती है दैट इज g इक्वल्स टू n+1 और n+2 अपॉन दैट इज 1 मिनट चेक कर लेते हैं, दैट इज 2 n+1 n+2 अपॉन 2। ठीक है, ये क्या होती है डिजेनरेसी होती है। इसको आप जो है याद रखेंगे। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, चेक करते हैं कि भैया हमारा फार्मूला जो लिखे हैं वो आपका सही है कि नहीं है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है इक्वल टू 0 होता है। तो इक्वल टू 0 रख दीजिए, इसमें इक्वल टू 0 रखिए तो 1 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन 2 2 गेट कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। अगर मैं फर्स्ट स्टैटिक स्टेट की अगर मैं बात करूं तो n इक्वल टू 1 तो g इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1+1 is 2 और ये कितना हो जाएगा 3 3 अपॉन 2 दैट इज कितना 3। और सेकंड स्टैटिक स्टेट की अगर मैं बात करूं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2, g इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 3 into that is 4 upon 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका that is 6। तो देखिए 136 ही आया है, ऊपर भी क्या था आपका 136 ही आ रहा था। तो कुछ इस प्रकार से आप क्या बता सकते हैं, डायरेक्ट जो है डिजेनरेसी बता सकते हैं। आपको पूछ देगा कि सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का डिजेनरेसी कितना होगा, सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का डिजेनरेसी कितना होगा। ठीक है, तो डिजेनरेसी सिक्स्थ एक्साइटेड स्टेट का क्या हो जाएगा 3D, है ना। वो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या देखना रहेगा, 1D रहेगा तो 1D देखना है। 1D के लिए क्या डिजेनरेसी तो होता नहीं है उसके लिए। ठीक है, 2D अगर आता है तो 2D पोटेंशियल देखो, दो चीजें आप देख सकते हो। एक है आपका पोटेंशियल, पोटेंशियल में क्या रहेगा x और y दोनों रहेगा। ठीक है, क्या होता है आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होता है और हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर होता है, दोनों प्लस में अगर है
अब मतलब x और y दोनों अगर अपीयर हो रहे हैं तो वो 2D की बात कर रहा है, x y z तीनों अगर अपीयर हो रहे हैं तो वो किसकी बात कर रहा है, 3D की बात कर रहा है। तो ये तो हो गया पोटेंशियल से आप पहचान सकते हो। दूसरा आप कहां से पहचान सकते हो, दूसरा आप पहचान सकते हो वेव फंक्शन अगर सपोज अगर दिया हुआ है तो वेव फंक्शन को दे दिया रहेगा और उसके लिए एनर्जी कितनी होगी ऐसा अगर पूछ दिया जाए तो अगर x y z तीनों अपीयर हो रहे हैं तो उसमें 3D हो जाएगा, x और y अगर अपीयर हो रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा, और कोई एक अपीयर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1D हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब 6 स्टैंडर्ड स्टेट की अगर डिजेनरेसी आपको निकालनी है तो डिजेनरेसी अगर निकालनी है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दैट इज n = 6 हो जाएगा। तो n = 6 के g = कितना हो जाएगा आपका g + 1 is 7, n + 1 is 7 और इनटू कितना हो जाएगा आपका n + 2 is 8, 8 अपॉन कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 28 डिजेनरेसी आएगी इसमें n = 6 के लिए, मतलब 6th एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो ऐसा एक्साइटेड स्टेट के लिए आपको क्या कर सकता है, डायरेक्ट वो जो है पूछ सकता है। ठीक है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो आप एनर्जी कैसे लिखते हैं और उसका वेव फंक्शन कैसे लिखते हैं, डिजेनरेसी कैसी होगी, ये सारी चीजें आप लोग को अभी तक क्लियर हो चुका है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। ठीक है क्या? ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बची हुई है तो देख लेते हैं। चलिए कुछ और देख लेते हैं उसके बाद चलिए नोट देख लेते हैं, कुछ नोट है उसको आप लोग देख लीजिए। नोट नंबर 1, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के में बात करूं तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि सभी दिशाओं में समान समान, सभी दिशाओं में समान समान। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए, कुछ इस प्रकार से v x y z जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा। आइसोट्रोपिक क्या मतलब, इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर और प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर z स्क्वायर। भी उनको एक साथ अगर लिख दिया तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और इन सब के लिए मैं एनर्जी अगर लिखना चाहूं तो एनर्जी मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, दैट इज En इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका nx प्लस ny प्लस nz और ये कितना हो जाएगा दैट इज डिवाइड 2 और ये क्या हो जाएगा आपका x क्रॉस ओमेगा। यहां तक क्लियर है क्या? सेकंड देख लेते हैं, नॉन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर नॉन आइसोट्रोपिक। नॉन आइसोट्रोपिक के मतलब समान नहीं होगा, तो ये सपोज अगर मैं x y की अगर मैं बात करूं 2D में अगर बात कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर और ये सपोज x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे एनर्जी लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं आपके सीएसआईआर नेट में, गेट में, सेट में, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो सेट में भी आ सकता है आपका, इवन जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चन यहां से ऐड हुए थे। ठीक है, तो चलिए यहां पर से देख लेते हैं ये कैसे लिखेंगे हम। ये क्या हो जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर 4y स्क्वायर। इसको और अच्छे से अगर लिखना चाहें तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हाफ m और इस 4 को अंदर ले लो तो 2 ओमेगा हो जाएगा, इसके लिए 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो देखिए 4 ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा इसको। ठीक है, अब इसके लिए एनर्जी ये समझ में आ गया ना, इसको जो है हम ऐसा कैसे बना सकते हैं वो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके लिए एनर्जी लिखना है। आपको क्या दिया जाएगा, नॉन आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, उसका पोटेंशियल है करके, उसके बाद उसका एनर्जी कितना होगा या उसी में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितना होगा या फर्स्ट स्टैटिक स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, ये सब आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, मैं En की बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, दैट इज En की बात कर रहा हूँ। तो En इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये एनर्जी कैसे लिखेंगे, दैट इज nx प्लस हाफ x क्रॉस ओमेगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा, ny के लिए दैट इज हाफ
लेकिन यहाँ पे देखिए एच क्रॉस तक तो ठीक था, यहाँ पे जो ओमेगा जो है वो कितना है आपका 2 ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 ओमेगा हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है आपको। आगे क्या हो जाएगा आपका देखिए दैट इज nx, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा तो 2ny हो जाएगा, ठीक है, और ये हाफ हो गया और ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होकर क्या हो जाएगा आपका, 2 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो 1 ऑफ हाफ कितना हो जाएगा आपका दैट इज 3/2 कितना हो जाएगा आपका x क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या निकलेगा, आपका एनर्जी निकलेगा। इसी में बोल देगा कि ग्राउंड स्टेट क्या होगा इसका, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा nx 0 और ny कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये फाइनली E0 जो है कितना मिल जाएगा दैट इज 0 और ये कितना हो जाएगा 3/2 x क्रॉस ओमेगा। इसीलिए आप फर्स्ट काइनेटिक स्टेट के लिए भी निकाल सकते हो दैट इज n 1 एंड ny कितना हो जाएगा, ओके यहाँ पे डिजेरेसी आएगी, राइट। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, n से इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप क्या ले सकते हो 0 ले सकते हो, यहाँ पे क्या ले सकते हो आप 0 ले सकते हो ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा आपका देखिए कितना हो जाएगा E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा दैट इज 1 दैट इज 0 प्लस 3/2 x क्रॉस ओमेगा। तो फाइनली कितना मिल गया आपको 5/2 x क्रॉस ओमेगा। इसमें एक और स्टेप नहीं मिलेगा, फर्स्ट स्टेट में कोई डिजेरेसी नहीं है, 3/2 के बाद सीधा क्या आ रहा है 5/2। तो देखिए ऐसा अगर कुछ दिया हुआ है मतलब कुछ डिफरेंट भी अगर दिया हुआ है तो उसका जो स्पेसिंग होता है वो भी कितना होता है आपका h क्रॉस ओमेगा ही होता है, ठीक है। चाहे सीधे सीधे दिए रहे तो भी क्या होगा आपका h क्रॉस ओमेगा का ही डिफरेंस रहेगा, और अगर कुछ इस प्रकार से अगर दिया हुआ तो भी क्या रहेगा h क्रॉस ओमेगा ही होगा। स्पेसिंग जो है स्पेसिंग जो है वो सेम होगा, क्लियर है क्या, दैट इज नथिंग बट योर h क्रॉस ओमेगा, राइट, क्लियर है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कोई भी पोटेंशियल दे देगा, कुछ भी दे देगा है ना, और पूछेगा कि इसमें एनर्जी स्पेसिंग ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट काइनेटिक स्टेट की एनर्जी स्पेसिंग कितनी होगी करके, तो डायरेक्ट आप आंख बंद करके क्या लगाओगे h क्रॉस ओमेगा लगा के आ जाएंगे, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, और कोई केस है, चलिए एक जो है 3D वाला केस ले लेते हैं इसी में, नॉन आइसोट्रोपिक केस में, ठीक है। इसी का अनदर एग्जांपल ले लेते हैं नंबर 2 दैट इज bxyz इसको दिया हुआ है हाफ m ओमेगा स्क्वायर दैट इज 4y² + 16z², ठीक है। इसको आप लोग बनाएंगे, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। इसको जो है इसका en आपको लिखना है, en कितना आता है, इसका ग्राउंड स्टेट क्या होगा, फर्स्ट स्टैटिक क्या होगा, ये आप लोग को करना है, ये आप लोग करके बताइएगा और ग्रुप में डाल देंगे। अगर नहीं बनता है तो या आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे डालिएगा कि इसका एनर्जी जो है कितना होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए, ठीक है। h क्रॉस ओमेगा के मल्टीपल में डालना है, h क्रॉस ओमेगा पहले से है करके समझ लेना, और यहाँ पे जो भी आएगा आपका कांस्टेंट टर्म जो है उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप सारी वीडियो देख रहे हैं। पता चल रहा है शुरू के 10 मिनट देख रहे हैं वीडियो तो बहुत लंबा है करके बंद करके बच जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रंकेटेड नंबर 4 ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको कैसे दिखेगा, उसमें आपको bx दे दिया रहेगा, क्या दे दिया रहेगा दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x² करके, और ये क्या दे दिया रहेगा आपको 0 दे दिया रहेगा। ये कुछ इस प्रकार से फॉर x इज ग्रेटर देन 0 और फॉर x इज लेस देन 0, ये कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, है ना। ट्रंकेटेड में क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, और इसको जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इसका एनर्जी क्या होगा करके पूछेगा, इसका एनर्जी क्या होगा करके पूछेगा डायरेक्ट। ऐसा नेट में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है, सेट में भी आ सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी आ सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन जो है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि केवल हाफ पोर्शन में बसा है, जैसे देखिए आपका जो पोटेंशियल जो ड्रॉ होता है कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल जो है। अब वो ये बोल रहा है कि x इज ग्रेटर देन में तो है, लेकिन x इज लेस देन में नहीं है, x इज ग्रेटर देन में है बट x इज लेस देन में नहीं है करके बोल रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी जो है क्या हो जाएगा बताइए। अब आप देखो, आप जो है ये याद है आपको, क्या याद है कि ग्राउंड स्टेट के लिए आप ऐसे करते थे, और क्या था आपका फर्स्ट काइनेटिक स्टेट के लिए आप कैसे ड्रॉ करते थे, कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते थे, और थर्ड के लिए कैसे ड्रॉ करते थे, थर्ड की करने की जरूरत नहीं है आपके, फर्स्ट स्टेट सॉरी सेकंड स्टेट यहाँ पे ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया और फर्स्ट काइनेटिक स्टेट है, दोनों में सारी चीजें जो है क्या हो जाएंगी आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से ऐसा
ये देखिए ऐसा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो केवल इस हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस हाफ पोर्शन की बात कर रहे हैं, या आप डायरेक्ट देख सकते हैं इसका इसका कैसे बना है आपका, ये कुछ इस प्रकार से बना है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे बना देता हूँ, उसका एनर्जी जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको, दैट इज Vx वर्सेस x, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो ये वाला पोर्शन कहाँ पे दिख रहा है वो बताइए, इसमें वाले में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इस वाले में हमको क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है इस वाले में, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाफ पोर्शन के लिए है, तो हाफ पोर्शन के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका जहां से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है क्या। ये कौन से स्टेट के लिए हो जाएगा आपका, फर्स्ट स्टैटिक स्टेट के लिए हो जाएगा। और फर्स्ट स्टैटिक स्टेट के लिए जो एनर्जी का वैल्यू जो होता है दैट इज E n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n प्लस हाफ h क्रॉस ओमेगा। और ये फाइनली क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू कितना लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज 3/2 h क्रॉस ओमेगा। यहां तक क्लियर है क्या। तो ये कुछ इस प्रकार से इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है क्या, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ इस प्रकार से अगर पोटेंशियल अगर दिया जाए, नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, सपोज आपको Vx दिया है ना, Vx y z है ना, Vx y z अगर दिया हुआ है दैट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज फॉर माइनस इंफिनिटी x प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी y प्लस इंफिनिटी, ठीक है। और एक और दिया हुआ है दैट इज 0 इज लेस देन z इज लेस देन a, और अदरवाइज 0 है ना, अदरवाइज इंफिनिटी, अदरवाइज यहाँ पे 0 अदरवाइज इंफिनिटी, ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, ठीक। तब इसका जो है एनर्जी कितना होगा, चलिए बताइए। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला पार्ट है। देखिए इसी को कैसे दे देता है वो, देखिए या तो ऐसे दे देगा या तो ऐसे देगा, दोनों ही पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए तो और ये वाला पार्ट किसमें देखे थे हम, याद कीजिए, ये वाला पार्ट तो 1D वाला पार्ट है, 1D बॉक्स वाला, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, दैट इज E इक्वल टू NH प्लस NY प्लस 1 h क्रॉस ओमेगा हो जाएगा। अब इस 1D वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो 1D वाले के लिए कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए हम लिखते हैं, हम जानते हैं NZ पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना दिया है, a का ले दिया हुआ, ये कुछ इस प्रकार से। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एनर्जी को लिख सकते हो। ये वाला समझ में आ गया क्या, अभी ये थे, ये 2D वाला है तो 2D वाला आ गया। अब ये किसका पोटेंशियल है, आपका 1D बॉक्स का पोटेंशियल है, तो 1D का बॉक्स का पोटेंशियल को हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट उसका एनर्जी लिख दिया। ये लेंथ आपको दिया गया है 0 टू कितना है, a है, हमको केवल लेंथ बस चाहिए रहता है, लेंथ हमको अगर पता है तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जो है उसका एनर्जी जो है लिख देते हैं। क्लियर है क्या, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं तक खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्वांटम जो क्लासिकल ऑसिलेटर जो हमने लिए थे और हमने जब क्वांटम ऑसिलेटर उसको लिया तो जो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी आएगी इसमें, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, क्लासिकल ट्रेनिंग पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास के लिए फिर ये दो टॉपिक जो है हम बचा के रखते हैं और ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।